नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के अपर प्राइमरी यानी पेपर 2 उच्च प्राथमिक स्तर के दिनांक 21 दिसंबर 2021 शिफ्ट के पेपर के हिंदी पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीटेट दिसंबर 2021 में अपर प्राइमरी में कुल 22 शिफ्ट में पेपर का आयोजन किया गया था, जिसमें से ये दूसरे शिफ्ट के हिंदी पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन आप देख रहे हैं। अगर आप सभी शिफ्टों के अपर प्राइमरी और प्राइमरी के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, इसके अलावा सीटेट में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रश्न संख्या 91 से 99 तक एक पैराग्राफ पर आधारित पूछा गया था। पैराग्राफ के प्रश्नों को सॉल्व करने की सबसे अच्छी विधि है कि सबसे पहले आप प्रश्नों पर एक बार नजर डाल लीजिए, ताकि जब आप पैराग्राफ पढ़ रहे होंगे तो तुरंत आपको उसका उत्तर क्लिक करेगा। और 2 से 3 प्रश्न ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो उसको भी सॉल्व करने में आपका समय बचेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, ऑनलाइन परीक्षा में हमारे पास समय नहीं होता है। तो अगर डायरेक्टली आप प्रश्नों पर जाएंगे तो कम से कम वो समय आपका बचेगा, ठीक है, जो 2-3 प्रश्न ग्रामर वाले पूछे जाते हैं। चलिए डायरेक्टली प्रश्नों पर चलते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, अप्रत्याशित का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए क्या आपको पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता है? नहीं है, क्योंकि ये एक ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है। और देखिए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अप्रत्याशित का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अप्रतिधन आशित। ध्यान से समझिएगा, यहां पर देखिए छोटी ई की मात्रा आई है, तो छोटी ई, और यहां पर आ आया है प्लस आ, तो ई प्लस आ मिलकर के ये य में कन्वर्ट हो जाता है। ये यड़ संधि का उदाहरण है। देखिए यहां पर या आता है, ठीक है, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 अप्रत्याशित का संधि विच्छेद अप्रतिधन आशित होगा। विकल्प नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 92 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। खनन का क्या तात्पर्य है? तो खनन का मतलब होता है खोदना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। 93 नंबर का प्रश्न पूछा गया, धूल बढ़ने के अप्रत्याशित कारणों में शामिल नहीं है। और 94 नंबर का प्रश्न देखिए पूछा गया था, गंधक और सल्फर डाइऑक्साइड की क्या भूमिका बताई गई है। और 95 नंबर का प्रश्न है, जैविक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है। तो यहां पर देख लीजिए, जैविक शब्द में मूल शब्द क्या होगा, तो मूल शब्द यहां पर जीव है, और प्रत्यय की बात करें तो इक प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। इसको भी सॉल्व करने के लिए आपको पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। चलिए 96 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पूछा गया था, धूल के कण वातावरण में लंबे समय तक तैरते हैं, उपयुक्त कारक का प्रकार क्या है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था 97 नंबर का, तैरते रहते हैं पद क्रिया के किस भेद के अंतर्गत आएगा। तो ये अकर्मक क्रिया है, ठीक है, इसमें कर्म इसके साथ नहीं है, इस वजह से ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। विकल्प नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 98 की। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पूछा गया था, गद्यांश से उद्धृत निम्नलिखित वाक्यों को 4 भागों में बांटा गया है, इनमें से एक भाग में अशुद्धि है, उसे पहचानिए। देखिए यहां पर दिया गया है, आज के समय में मनुष्य के द्वारा प्रकृति के कार्यों में हस्तक्षेप किया जा रहा है। तो इसमें कौन सा गलत है वो हमसे पूछा जा रहा है, तो इसके लिए भी पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यहां पर देखिए पहला वाक्य दिया गया है, आज के समय में। आज, अगर मैं आज की बात कर रहा हूं तो आज यानी वर्तमान ही है। तो आज जब वर्तमान को रिप्रेजेंट कर रहा है तो फिर से वर्तमान लिखने की आवश्यकता नहीं थी, यानी कि केवल ये लिखा जाता कि आज के समय में या फिर वर्तमान समय में, दोनों सही था। लेकिन आज के साथ वर्तमान लिखना एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी एक ही चीज को 2 बार रिपीट किया गया है। आज क्या है, आज वर्तमान ही तो है, हम लोग वर्तमान में ही तो हैं। और अगर मैं वर्तमान फिर से लिख दे रहा हूं तो ये 2 बार एक ही चीज रिपीट हो रहा है, इस वजह से इसी में गलती था, अशुद्धि है। और हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि किस पार्ट में अशुद्धि है, तो ऑप्शन नंबर 1 आज के वर्तमान समय में ही अशुद्धि है। विकल्प नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। इस पर आधारित जो अंतिम प्रश्न पूछा गया था, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, किसके कण वातावरण में काफी समय तक तैरते रहते हैं। देखिए टोटल 9 प्रश्न थे, जिसमें से 3 प्रश्न हमने बिना पैराग्राफ को पढ़े ही सॉल्व कर लिया। ये सही तरीका होता है। चलिए अब बाकी के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। जल्दी से इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। दिया गया है कि धूल के कण प्रदूषण का एक अप्रत्याशित कारण भी है। आज के वर्तमान समय में मनुष्य के द्वारा प्रकृति के कार्यों में हस्तक्षेप किया जा रहा है, जिसके कारण वातावरण में आंधी के द्वारा फेंकी जाने वाली धूल बढ़ती जा रही है। खनन, सड़क निर्माण और भवन निर्माण जैसे कार्य भी इसके लिए उत्तरदायी हैं। एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से पैराग्राफ के अनुसार कौन सा धूल के कण बढ़ने के कारण नहीं है। तो देखिए यहाँ पर खनन और सड़क निर्माण की तो बात की गई है, भवन निर्माण का भी बात किया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं
आंधी के द्वारा फेंकी जा रही धूल को भी उत्तरदायी बताया गया। तो ये तीन तो होंगे, इसके अलावा जो होगा वो वाला हमारा उत्तर होगा जो कि पैराग्राफ के अनुसार रिस्पॉन्सिबल नहीं है धूल के कण बढ़ने के संदर्भ में। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। हम भारत में थार मरुस्थल में उठने वाले धूल के तूफानों से परिचित हैं जो कि दिल्ली तक के दूरस्थ क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। यह विश्वास किया जाता है कि यह भूमि के प्राकृतिक रूप में मनुष्य द्वारा किए जा रहे परिवर्तन जैसे कि चारागाहों को ज़्यादा से ज़्यादा मवेशियों के द्वारा चराकर नष्ट करने से हो रहा है। आगे पढ़िए। वातावरण में धूल इकट्ठी करने में गंधक और सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे गैस भी सहायक होती है। एक प्रश्न आपसे यह भी पूछा गया था, तो कौन कौन से सहायक हैं? देखिए, गंधक की बात की गई है, सल्फर डाइऑक्साइड की बात की गई है और हाइड्रोजन सल्फाइड की बात की गई। फिर से मैं बता रहा हूं, गंधक, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, जो कि कारखानों की चिमनियों से लगातार निकल रही है। ये गैसें वनस्पतियों और अन्य जैविक तत्वों के सड़ने से भी पैदा होती है। भले ही ये गैसें कुछ ही घंटों में बिखर जाती है, लेकिन उतने ही समय में अमोनिया से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस, अमोनिया सल्फाइड, एक प्रश्न ये भी पूछा गया था, अमोनिया सल्फाइड के सूक्ष्म कण पैदा करने में समर्थ हो जाती है। किसका कण? अमोनिया सल्फाइड का। ठीक है, चलिए, ये कण वातावरण में काफी लंबे समय तक तैरते रहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि मनुष्य प्रकृति के मामले में हस्तक्षेप करके एक धूसरित भविष्य के निर्माण में सहायक हो रहा है। तो ये पूरा पैराग्राफ हो गया। पहला प्रश्न हमने पहले ही देख लिया, अप्रत्याशित का संधि विच्छेद, ऑप्शन नंबर 3 सही था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 92 नंबर का प्रश्न आप देखिए, खनन का तात्पर्य पूछा गया था, तो ये भी हमने देख लिया था, खोदना होता है। ठीक है, और 93 नंबर का प्रश्न देखिए, धूल बढ़ने के अप्रत्याशित कारणों में क्या शामिल नहीं है? तो देखिए, आंधी और तूफान तो कहा गया था, तो ये शामिल है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे नहीं पूछा गया था। खुदाई और निर्माण कार्य भी बोला गया था। मरुस्थलों से गुजरने वाले तूफान की भी बात की गई थी, लेकिन चारागाहों की संख्या में वृद्धि, इसकी बात नहीं की गई पैराग्राफ में, और चूंकि नहीं की गई है, निगेटिव सेंस में पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 94 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे, पूछा गया था गंधक और सल्फर डाइऑक्साइड की क्या भूमिका बताई गई है? तो यहां पर आप देख सकते हैं, धूल को एकत्रित करने में इनकी भूमिका बताई गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो जाएगा पैराग्राफ के अनुसार। 95 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जैविक शब्द का मूल शब्द और प्रत्यय पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर 4 सही था, जीव प्लस इक इसका सही हो गया। ठीक है, 96 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, धूल के कण वातावरण में लंबे समय तक तैरते हैं, उपयुक्त कारक का प्रकार बताइए। कारक का प्रकार हमसे पूछा गया था, तो यहां पर देख लीजिए, जो यहां पर मिसप्रिंट हुआ, ये साल नहीं है बल्कि सरल है, ये संयुक्त है और ये मिश्र है, तो ये वाक्य के प्रकार होते हैं। और प्रश्न में हमसे कारक का प्रकार पूछा जा रहा है, इस वजह से ये प्रश्न ही गलत था। इसलिए सीबीएसई बोर्ड के द्वारा रिवाइज्ड आंसर की में इस प्रश्न के सापेक्ष 9 अंक लिखा था, यानी सभी अभ्यर्थियों को इस प्रश्न के सापेक्ष कॉमन अंक दिया गया था क्योंकि ये प्रश्न ही गलत है। ठीक है, चलिए अगले बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 97 नंबर का प्रश्न हमने पहले ही देख लिया, तैरते रहते हैं, ये इसमें कौन सा क्रिया था? तो ये अकर्मक क्रिया था, विकल्प नंबर 1 सही था। 98 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पूछा गया था गद्यांश से उद्धृत निम्नलिखित वाक्य को 4 भागों में बांटा गया, इसमें गलत अशुद्धि वाला पूछा गया था, तो आज के वर्तमान समय में हमने देख लिया था ये वाला अशुद्ध था। और इस पर आधारित जो अंतिम प्रश्न था, किसके कण वातावरण में काफी लंबे समय तक तैरते रहते हैं, तो हमने देखा था अमोनिया सल्फाइड की बात की गई थी, विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। देखिए दोस्तों, 9 टोटल प्रश्न में से 3 से 4 प्रश्न हम लोगों ने पहले ही देख लिया था, और बाकी के प्रश्नों को हम लोग बड़े आसानी से सॉल्व कर पाए क्योंकि हमने प्रश्नों को पहले देखा था, और पैराग्राफ पढ़ने के बाद से आपको तुरंत उत्तर क्लिक करता है। तो ये सही तरीका होता है पैराग्राफ के प्रश्नों को सॉल्व करने का। उम्मीद करता हूं आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों, प्रश्न संख्या 100 से 105 तक दिए गए कविता पर आधारित पूछा गया था। इसके भी प्रश्नों को डायरेक्टली देख लेते हैं ताकि अगर कोई ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन रहे तो उसे डायरेक्टली हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न पूछा गया है, कविता किसे संबोधित है? अगला प्रश्न 101 नंबर का आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अंधकार में तुम बन जाना सूर्य, सूर्य सा जलते रहना, उक्त पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? देखिए यहां पर मिसप्रिंट है, सीबीएसई बोर्ड के द्वारा ये अंधकार नहीं बल्कि अलंकार है, इसमें हमसे अलंकार पूछा जा रहा है। तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा, जिस भी पंक्ति में सा सी से, यानी कि किसी के समान, जैसे कि तुम बन जाना सूर्य, सूर्य सा जलते रहना, यानी कि तुम सूर्य नहीं हो लेकिन सूर्य के समान जलते रहने की बात की जा रही है, उसके समान दिखाया जा रहा है। सा सी से, जिस भी लाइन में ये वर्ड आते हैं सा सी से, वहां पर हमेशा क्या होता है? उपमा अलंकार हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पर उपमा बिल्कुल सटीक जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 102 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, किस काम को करने का आग्रह नहीं किया गया है? अगला प्रश्न पूछा गया है 103 नंबर का, दिए गए स्क्रीन पर देखिए, नन्हे नन्हे दीप पद किस कारक में है? तो यहां पर ध्यान से समझिएगा, यहां पर नन्हे नन्हे दीप के बाद से
एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं ये आपसे बोलूं हे नीरज, इसके बाद से एक्सक्लेमेटरी साइन लगा रहता है, या फिर संस्कृत में बोला जाता है भो, यानी किसी को संबोधित करते हुए। जब हम लोग किसी को संबोधित करते हैं तो उसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज करते हैं। यहां पर भी देखिए नन्हे नन्हे दीप को संबोधित किया गया है और उसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज किया गया है, तो ये क्या हो गया, संबोधन कारक इसका सही जवाब हो जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। उम्मीद करता हूं आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। 104 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अंधियारा और अंधकार शब्द हैं, तो ये कैसे शब्द हैं? अंधियारा मतलब भी अंधेरा होता है और अंधकार मतलब भी अंधेरा होता है, तो ये दोनों समानार्थी शब्द हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। इस पर आधारित जो अंतिम प्रश्न पूछा गया है 105 नंबर का, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बहुत कठिन चाहे लगता हो, किस काम के लिए ऐसा कहा गया है? तो इसके लिए आपको पैराग्राफ यानी कि कविता पढ़ना आवश्यक है। चलिए देखिए यहाँ पर टोटल 6 प्रश्न थे, 6 में से 2 से 3 प्रश्न हमने बिना कविता को पढ़े ही सॉल्व कर लिया, तो ये फायदा होता है डायरेक्टली प्रश्नों को देखने का। चलिए अब बाकी के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए कविता पढ़ लेते हैं। दिया गया है, नन्हे नन्हे दीप नहीं तुम हार मानना, नन्हे नन्हे दीप नहीं तुम हार मानना, अंधियारा से घिरी धरा को ज्योति में करते रहना, दिख जाए यदि कहीं बटोही भूला भटका, उसको राह दिखाना देखो भूल न जाना, घोर अंधेरी रातों से तुम तम को दूर भगाना, पुण्य काम यह बहपत कठिन चाहे लगता हो। आगे पढ़िए, कठिनाई के बीच सदा तुम खिलखिल हंसते रहना, अंधकार में तुम बन जाना सूर्य, सूर्य सा जलते रहना। बाकी के बचे हुए प्रश्नों को देख लेते हैं। 100 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, कविता किसे संबोधित किया गया? तो हमने देखा था कविता किसको संबोधित, दिए को, दीप को। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। 100 का विकल्प नंबर 2 सही जवाब है। चलिए 101 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, ये हमने पहले ही देख लिया था, अलंकार जो पूछा गया था। 102 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, किस काम को करने का आग्रह नहीं किया गया है? तो देखिए अंधेरी धरती को ज्योतिमय करने का आग्रह किया गया, तो ये तो उत्तर होगा नहीं क्योंकि हमसे नहीं वाला पूछा गया था। दूसरा देखिए रातों का अंधेरा दूर करने का, तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है। तीसरा देखिए कठिनाइयों में भी मुस्कुराते रहने का, तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है। चौथा देखिए अंधकार में सूर्य को विश्राम करने देना, तो इसका आग्रह नहीं किया गया कविता में। यही हमसे पूछा गया था कि किसका आग्रह नहीं किया गया, तो विकल्प नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, नन्हे नन्हे दीप पद किस कारक में? तो हमने पहले ही देख लिया, ये संबंध कारक है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब था, ठीक है। बाकी के प्रश्नों को देखिए। चौथा नंबर प्रश्न है, अंधियारा और अंधकार में शब्द में क्या शब्द थे? तो ये समानार्थी शब्द थे। और इस पर आधारित जो अंतिम प्रश्न पूछा गया था 105 नंबर का, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, बहुत कठिन चाहे लगता हो, किस काम के लिए ऐसा कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 में इसकी बात की गई थी, कठिनाइयों में भी हंसते रहना। विकल्प नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। तो ये बेहतर तरीका है प्रश्नों को हैंडल करने का, पैराग्राफ या फिर कविता पर आधारित। उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, सभी भाषाओं में क्या और क्या ध्वनियाँ एक क्रम में सुनियोजित होती हैं? तो ध्वनियों को किसी भी भाषा में आप देख लीजिए, चाहे इंग्लिश की बात कर लीजिए, संस्कृत की बात कर लीजिए, हिंदी की बात कर लीजिए, सब में ध्वनियों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला स्वर होता है और दूसरा क्या होता है? दूसरा व्यंजन होता है। यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 व्यंजनिक और स्वरी, इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा, यानी स्वर व्यंजन की बात की जा रही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, सभी बच्चे 3 साल से पहले ही अपनी भाषा के क्या और क्या से अच्छी तरीके से परिचित हो जाते हैं? तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम लोग लिपि की बात करें तो लिपि क्या होता है? किसी भी भाषा का जो लिपिबद्ध करना, यानी उसको लिखने के लिए जो वर्णों का प्रयोग किया जाता है उसकी बात की जा रही है। जैसे कि हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो यहाँ पर मैं जो क ख ग ये सभी लिख रहा हूँ, ये देवनागरी लिपि के वर्ण हैं, ठीक है। तो 3 साल से पहले बच्चे इस वर्णों के बारे में नहीं जानते हैं, लिखना नहीं जानते हैं, इस वजह से लिपि जहाँ जहाँ दिया गया पहले तो उसको काट दीजिए, ठीक है। अब हमारे पास 2 विकल्प बचा, एक उपतंत्र और दूसरा ध्वनियों की बात की जा रही है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ध्वनियों की अगर बात करें तो 3 साल से पहले जितनी भी ध्वनियाँ होती हैं उसके बारे में बच्चा पूरी तरीके से नहीं जान रहा होता है। वो भाषा का प्रयोग जरूर कर रहा होता है लेकिन सभी ध्वनियों के बारे में नहीं जान रहा होता है, इस वजह से ये भी विकल्प निगेटिव है। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 4 देखिए, मूल और उपतंत्र, इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि सीटेट परीक्षा की यही खूबी है, आपको उत्तर भी अगर नहीं पता है तो क्या क्या नहीं हो सकता है पहले उसको आप काट करके अलग कर दीजिए और जो बचेगा वही आपका उत्तर होगा। इसी प्रश्न में आप देख लीजिए, मान लीजिए आपको उत्तर नहीं भी पता था फिर भी आप कॉमन सेंस का यूज करके इसका उत्तर पहुंच सकते थे। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, हिंदी भाषा हमारी क्या है? तो ये हमारी राजभाषा है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, पहली कक्षा
कि अनीता चित्रात्मक किताबों के चित्रों को गौर से देखती है और अपने दोस्तों से उसके बारे में बातचीत करती है। यानी किताबों में दिए गए चित्र को समझ रही है और समझ करके उस पर लोगों से, दूसरे बच्चों से, अपने दोस्तों से वो बात कर रही है। ठीक है, और बच्ची पहली कक्षा की है, ध्यान से समझिएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया, चित्रों को देख करके मात्र पृष्ठ पलट रही है। मात्र, केवल, एकमात्र, यही, एक ही, ये सभी वर्ड निगेटिव होते हैं। और वैसे भी यहाँ पर देखिए, चित्रों को देखने के बाद वो उसको समझ पा रही है, तभी तो उस पर बातचीत कर पा रही होगी, यानी केवल पलट नहीं रही है। ये विकल्प गलत हो गया। तीसरा देखिए, निरर्थक रूप से समय व्यतीत कर रही है, तो ये भी विकल्प निगेटिव है। चौथा देखिए, अपने दोस्तों का ध्यान बांट रही है, तो ये भी निगेटिव है। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, अर्थ के साथ पढ़ रही है। जाहिर सी बात है, अब बच्चे चित्रों को देखकर भी चित्रों को पढ़ रहे होते हैं। जैसे कि मान लीजिए, बच्चों के जो प्राइमरी स्कूल होते हैं उसे हम लोग प्रिंट इनरिच इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि दीवालों पर देखेंगे तो विभिन्न प्रकार के चित्र बने होते हैं, कार्टून्स बने होते हैं और अल्फ़ाबेट्स ABCD ये सभी चीज़ें लिखी रहती हैं। यानी उन चित्रों को भी देख करके बच्चे पढ़ रहे होते हैं। कहीं ना कहीं वो चित्र भी बच्चों को अर्थ प्रदान कर रही होती है और यहीं पढ़ करके, अर्थ ग्रहण करके वो अपने दोस्तों से बातचीत कर रही है। तो ये अर्थ के साथ पढ़ रही थी। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, परीक्षण का अर्थ है ज्ञान, क्षमता व डैश का किसी भी विधि से मापन। परीक्षण का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप जानते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट, जिसे हम लोग निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। इसके माध्यम से बच्चे को किसी कॉन्सेप्ट में क्या समस्या है या फिर बच्चा कितना जानता है, यानी कि कितना जानता है, ज्ञान हो गया, और कितना उसके अंदर क्षमता है, इसकी बात हो गई। और साथ ही साथ क्या वो नहीं जानता उसका भी परीक्षण किया जाता है, यानी बच्चे को समस्या कहाँ पर आ रही है। तो क्या इसका उत्तर अक्षमता हो सकता है? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए, इसका उत्तर जो होगा वो प्रदर्शन होगा। क्यों? क्योंकि बच्चा जिस प्रकार से परफॉर्म कर रहा होगा, हो सकता है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हो सकता है कि वो सही से परफॉर्म ना कर पा रहा हो। सही से परफॉर्म ना करना वो अक्षमता को दिखा रहा है, यानी कि अक्षमता जो है वो पहले से प्रदर्शन में इंक्लूडेड है। इस वजह से अब अक्षमता जो है वो संकुचित हो गया और प्रदर्शन ब्रॉड सेंस में, इस वजह से ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बात करें साहित्य और व्याकरण की, तो जब बच्चा कुछ भी परफॉर्म कर रहा होगा, कुछ भी अपने ज्ञान को प्रदर्शित कर रहा होगा, तो उसी ज्ञान में व्याकरण और साहित्य भी आ जाएगा। इस वजह से ये दोनों भी संकुचित है। प्रदर्शन यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो जाएगा। इसी के माध्यम से, यानी ज्ञान, क्षमता और प्रदर्शन के माध्यम से किसी भी विधि से परीक्षण करने का अर्थ होता है, यानी किसी भी विधि से मापन जो होता है वो परीक्षण होता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पाठ्यपुस्तक की भाषा ऐसी हो जो, देखिए तीसरे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि तत्सम प्रधान शब्दावली से परिचित कराए। तत्सम प्रधान क्या होता है? जो संस्कृत से हूबहू शब्द लिए गए हैं। अब हो सकता है बच्चे प्राइमरी स्तर में जा रहे हैं, तो हो सकता है कि उनका मदर टंग संस्कृत ना हो, तो उस कंडीशन में क्या बच्चा उस लैंग्वेज को समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। यानी कि लैंग्वेज वो होनी चाहिए जो कि बच्चे के दैनिक जीवन से जुड़ी हुई होनी चाहिए, जिसको बच्चा अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर रहा है। ठीक है, तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, क्योंकि संस्कृत की बात कर रहा था। तत्सम से जुड़े हुए शब्द संस्कृत के शब्द होते हैं। ठीक है, तद्भव की बात करें तो तद्भव भी संस्कृत का ही शब्द है, लेकिन उसका बिगड़ा हुआ रूप है। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से देखा जाए तो तद्भव जो है वो मानक शब्द नहीं माने जाते हैं। इस वजह से ये विकल्प निगेटिव हो गया। चौथा देखिए, पहला देखिए, बच्चों के सामने जटिल चुनौतियां रखें। जटिल, कठिन, ये सभी वर्ड निगेटिव होते, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, बच्चे के दैनिक जीवन से जुड़ी हो। अब यहां पर इंपॉर्टेंट यह है कि बच्चे के दैनिक जीवन से क्या जुड़ा रहेगा? बच्चे के दैनिक जीवन से उसकी मातृभाषा जुड़ी रहेगी, जिसको समझने में वो कंफर्टेबल है। यानी कि जो पाठ्यपुस्तक की भाषा है वो भी बच्चे के दैनिक जीवन से अगर जुड़ा रहेगा तो बच्चा उसमें कंफर्टेबल फील करेगा, सहज महसूस करेगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए सर्वाधिक आवश्यक क्या है? तो बच्चे के लिए भाषा विकास को डेवलप करने का सबसे आवश्यक जो तत्व होता है, वो बच्चे को जितना आप मौका देंगे, जितना इंटरेक्शन करने का मौका देंगे, उतना ही बच्चा भाषा के विकास को ग्रहण करता है। जैसे कि मान लीजिए, भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यानी कि सुनना और बोलना तो बच्चे कम्युनिकेट करके ही सीख लेंगे, और पढ़ना और लिखना वो जो रिटन कम्युनिकेशन होता है उसके माध्यम से बच्चे सीख सकते हैं। यानी कि कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, और जितना भाषा का प्रयोग सार्थक अवसर के तौर पर दिया जाएगा, उतना ही बच्चे भाषा विकास कर सकेंगे। ठीक है, तो ये विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य है। तो प्राथमिक स्तर की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भाषा शिक्षण बच्चे को इसलिए बताया जाता है, किसी भी लैंग्वेज को पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि बच्चा अपने आप को उस भाषा में एक्सप्रेस कर पाए। देखिए, भाषा में अन्य जो सब्जेक्ट हैं, विज्ञान हो गया, गणित हो गया, उसका उद्देश्य अलग है, लेकिन कोई भी जो लैंग्वेज बच्चे को पढ़ाया जाता है, चाहे मदर टंग की बात कर ली जाए या फिर कोई भी टारगेट लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज की बात कर ली जाए, बच्चे को इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि बच्चा उस लैंग्वेज में अपने आप
को अभिव्यक्त कर पाए, कम्युनिकेट कर पाए दूसरों से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, बच्चों में अपनी बात कहने की उत्सुकता का विकास, ये विकल्प बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अब देखिए दूसरा विकल्प देख लेते हैं, अन्य विकल्पों पर बात कर लेते हैं। कहा जा रहा है बच्चों में सदा दूसरों की बात सुनने की आदत का विकास। तो सदा, क्या बच्चे केवल केवल दूसरे की बात ही सुनेंगे? यहां पर वर्ड यूज किया गया सदा, तो क्या केवल बच्चे दूसरों की ही बात सुनते हैं, अपनी बात नहीं कहते हैं? तो यह विकल्प निगेटिव था। तीसरा देखिए, बच्चों में तीव्र गति से पढ़ने की कुशलता का विकास करना। अब मान लीजिए बच्चे को किताबी कीड़ा थोड़ी बनाना है, बच्चे को कम्युनिकेट भी तो करना है समाज में, तो केवल तेज गति से पढ़ना भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, बच्चों में तीव्र गति से लिखने की कुशलता का विकास, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं है, क्योंकि जब बच्चा विद्यालय से निकल करके अपने दैनिक जीवन में जाएगा, सामाजिक जीवन में जाएगा, तो कम्युनिकेट करना उसका मेन एम है, यानी अपनी बात रखना और दूसरों की बातों को ग्रहण करना, ये वर्बल कम्युनिकेशन की बात होनी चाहिए। इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 यहां पर वर्बल कम्युनिकेशन की बात कर रहा था, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, हिंदी भाषा की कक्षा का एक अनिवार्य सत्य है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि अधिक उच्चारणगत त्रुटियां, तो बहुत ज़्यादा अगर उच्चारणगत त्रुटियां हो रही हैं तो ये भी पॉजिटिव नहीं माना जाएगा, निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि हमसे सत्य बोला गया है, ठीक है। यानी कि एज ए टीचर आपको ध्यान रखना है कि बच्चे उच्चारण में बार बार गलती ना करें। यहाँ पर अत्यधिक अधिक वर्ड का यूज किया गया है, इसलिए क्योंकि जो चीज़ें बार बार उच्चारण करने में गलती करेंगे वो उनकी आदत में बन जाएगा और वो भविष्य में जाकर के उसी गलत वर्णों का उच्चारण कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि क्षेत्रीयता की वजह से, जैसे बिहार का बालक अगर कोई इंग्लिश बोल रहा है और हरियाणा का बालक कोई इंग्लिश बोल रहा है, तो उनके टोन में वो क्षेत्रीयता की वजह से टोन आता है। तो फिर एज ए टीचर आपको ये ध्यान रखना है कि ये तो चलिए क्षेत्रीयता की वजह से था, इसको हम लोग इग्नोर कर भी नहीं सकते हैं, लेकिन मतलब कि जो जानबूझ करके जो बच्चे गलत उच्चारण कर रहे हैं उस पर फोकस करना चाहिए एज ए टीचर आपको, और उसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। और एज ए टीचर आपकी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप बच्चों को सही तरीके से उच्चारण करके दिखाएं और आप ही का अनुकरण करके बच्चे सही तरीके से उच्चारण करना सीखेंगे। तो ये सत्य नहीं है, मतलब कि अधिक उच्चारणगत त्रुटियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये निगेटिव हो गया। दूसरा देखिए, मानक भाषा का प्रयोग। मानक भाषा हमेशा निगेटिव होता है। क्यों? प्राइमरी स्तर की अगर हम लोग बात करें या फिर अपर प्राइमरी स्तर की बात करें तो बच्चे को एक्सप्रेस करना इंपॉर्टेंट है। वहां पर ये आप थोड़ी कह सकते कि नहीं तुम अंग्रेजी में ही कम्युनिकेट करो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहती है कि बच्चों का अपने आप को अभिव्यक्त करना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी भाषा में अपने आप को एक्सप्रेस करने में कंफर्टेबल समझे। तो ये मानक भाषा का प्रयोग निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, अधिक त्रुटियां, तो ये भी पहले विकल्प की तरह ही है, इस वजह से ये भी निगेटिव हो जाएगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4 देखिए, बहुभाषिकता। बहुभाषिकता क्या होता है? बहुभाषिकता ये होता है कि बच्चे की मातृभाषा कुछ भी हो, बच्चे को उसकी मातृभाषा में एक्सप्रेस करने का मौका दीजिए और धीरे धीरे वो विद्यालय के जो औपचारिक भाषा है उसके संपर्क में आएगा और धीरे धीरे अन्य भाषाओं को सीख रहा होगा। यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो कहती है कि बच्चे को अपनी मातृभाषा में कक्षा में स्टार्टिंग कराएं, बच्चे की मातृभाषा में, और धीरे धीरे जैसे जैसे वो विद्यालय के संपर्क में आएगा और हायर क्लासेज में जाएगा तब वो अन्य भाषाएं और दूसरे बच्चों की मातृभाषा के बारे में जागरूक बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बहुभाषिकता बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करते समय किस पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाना चाहिए? तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि बच्चे भाषा प्रयोग की क्षमता पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चे नेचुरल इन्वायरमेंट में उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को यूज कर पा रहे हैं या नहीं, बोल पा रहे हैं या नहीं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं या नहीं। यानी भाषा प्रयोग की क्षमता यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, रेखा हिंदी में अपनी बात कहने में घबराहट महसूस करती है, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या कहेंगे? ये हो सकता है कि जो रेखा है उसकी मदर टंग हिंदी ना हो, इस वजह से वह हिंदी में बात करते समय घबराहट महसूस कर रही है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार हम उसे उसकी मातृभाषा में यानी उसके मदर टंग में बोलने की को उसको छूट देंगे। यही वाला विकल्प हमारा सही जवाब होगा। चलिए विकल्पों में देखते हैं। चौथा दिया गया है, उसे डांटेंगे कि वह इतना क्यों घबराती है। यह विकल्प निगेटिव है। आप बच्चे को किसी भी प्रकार के शाब्दिक या फिर शारीरिक रूप से दंड नहीं दे सकते, ठीक है। डांटना यहाँ पर शाब्दिक दंड के तौर पर देखा जाएगा, इस वजह से ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, उसे रटवाएंगे, रटना याद करना, ये सभी विकल्प हमेशा निगेटिव होते हैं, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, रेखा को समझाएंगे कि वह घबराए नहीं, केवल समझाने से बात नहीं चलेगी। अगर ऐसा होता
तो किसी भी लैंग्वेज को जो बच्चा घबरा रहा है, अगर हम लोग उसको समझाने लगे कि नहीं नहीं आपको घबराना नहीं, आप बिल्कुल कंफर्टेबल होकर बोलिए, क्या बच्चा वो लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा जब तक वो उसके लिए यूज्ड टू नहीं होगा। ठीक है, तो ये विकल्प भी निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2, देखिए, उसे अपनी भाषा में अपनी बात रखने के लिए कहेंगे। ये विकल्प सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि हो सकता है कि रेखा को हिंदी आती ही ना हो, इस वजह से वो घबरा रही थी। इस वजह से अगर उसकी कोई अगर दूसरी कोई मातृभाषा है, दूसरा कोई मदर टंग है, तो उसमें उसको बोलिए कि आप अपनी मदर टंग में बोलिए, तो बच्ची जो है वो कंफर्टेबल हो जाएगी अपने आप को अपनी मातृभाषा में एक्सप्रेस करने के संदर्भ में। तो ये विकल्प सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यह अवधारणा कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ और ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, ये क्या है? चौथा देखिए, निराधार है, गलत है। आंशिक रूप से सत्य है, ये भी गलत है। पूर्णतः असत्य, ये भी गलत है। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 1, देखिए, पूर्णतः सत्य है। एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोनों ये मानते हैं, संरचनावाद पर जोर देते हैं, और संरचनावाद के जो सबसे बड़े समर्थक थे जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की, दोनों का मानना यह था कि बच्चे सक्रिय भागीदारी करके अपने ज्ञान की रचना करते हैं, यानी स्वयं अपने ज्ञान की रचना करते हैं। इस वजह से ये पूर्णतः सत्य है। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बच्चों के पढ़ने लिखने में क्या सर्वाधिक सहायक है? तो ध्यान दीजिएगा, बच्चे प्राइमरी और अपर प्राइमरी के, तो उनके लिए बाल साहित्य जो होता है वो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है। विकल्प नंबर 3 यहां पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बच्चों में हकलाने की समस्या होती है, इसका एक संभावित कारण है। तो बच्चे में अगर कॉन्फिडेंस की कमी है तो उसके वजह से भी बच्चे हकलाते हैं। ठीक है, यहां पर विकल्प में देखिए, पहला दिया गया शिक्षक का विलंब से आना। अब टीचर कक्षा में विलंब से, लेट से आ रहा है, तो इससे बच्चे के हकलाने का कोई मतलब थोड़ी था, ये निगेटिव हो गया। बोझिल परीक्षाएं, तो अगर बोझिल परीक्षाएं तो वो सभी के लिए है, सभी बच्चों के लिए, कक्षा के सभी बच्चों के लिए, लेकिन कुछ ही बच्चे हकला रहे हैं, यानी ये बोझिल परीक्षाएं भी नहीं होंगी। तीसरा देखिए, पाठ्यक्रम का बोझ, ये भी सभी के लिए बोझ था, किसी पर्टिकुलर एक बच्चे के लिए बोझ नहीं था, इस वजह से ये भी हमारा अप्रोप्रिएट नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4, देखिए, आत्मविश्वास का अभाव। जिस भी बच्चे में आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस की कमी होगी, उसी की वजह से बच्चे के हकलाने की संभावना ज्यादा रहती है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक भाषा शिक्षण का अनिवार्य गुण है। तो किसी भी भाषा को या फिर किसी भी कॉन्सेप्ट को सिखाने में जो शिक्षा शास्त्रीय समझ है, यानी कि जो पेडागोजिकल अंडरस्टैंडिंग है टीचर में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि किस विधि से बच्चे को पढ़ाना है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए बच्चे को आप किसी ऐसी विधि से पढ़ा रहे हैं, भाषा शिक्षण या फिर किसी भी कॉन्सेप्ट को जो कि बच्चे के लिए उपयुक्त नहीं है, तो बच्चा उसको सीख नहीं पाएगा, और सीखेगा, एक तो सीखेगा नहीं, ऊपर से उसकी रुचि भी खत्म हो जाएगी, मतलब कि वो धीरे धीरे पढ़ाई से भागने भी लगेगा। इसलिए जो पेडागोजिकल अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टीचर के लिए। विकल्प नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा और यही इसका सही जवाब है। दोस्तों, ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी सभी सब्जेक्ट सभी शिफ्ट के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन के साथ साथ प्राइमरी के सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, इसके अलावा सीटेट में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।